हेलो गुड इवनिंग साथियों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हर दिन की तरह आज भी एक नए क्लास के साथ आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो आप सभी लोग भी वीडियो को शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी से कापी कलम उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो वो क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत। ठीक है, यहाँ आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपके एक पेपर की तरफ से अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें अधिकतर पूछा जाता है कि अनुच्छेद 44 क्या है, या तो ऐसे पूछ देगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, या तो ऐसे पूछ देगा कि पंचायती विभाग किस आर्टिकल में आता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा किसमें किसमें कार्यपालिका को हम न्यायपालिका से पृथक करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो आज इस तमाम क्वेश्चन को हम चर्चा करेंगे। डीपीएसपी किस देश से बोरो किया गया है? तो चलिए, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि माँ तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, तू थक हार के ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपना सेशन की शुरुआत करते हैं कि डीपीएसपी देखिए। पहले तो पढ़ते हैं डीपीएसपी मतलब क्या होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत। जैसे केंद्र को चलाया जाता है, उसी प्रकार को राज्य को चलाने के लिए राज्य सरकार के रूल बनाने तथा हटाने के लिए डीपीएसपी मतलब राज्य सरकार के लिए होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद आता है कि डीपीएसपी पहले क्या संविधान में था? हाँ, डीपीएसपी को संविधान में मतलब संविधान में तो था पहले। मतलब ये आता है क्वेश्चन, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये तो थोड़ा हाई लेवल का हो गया, ये एनडीए के लिए हो गया, एसएससी में तो नहीं पूछा जाता है कि डीपीएसपी के जो रूल है, डीपीएसपी को जो चला चला रहे हैं। डीपीएसपी मतलब कहने का मतलब है जो डीपीएसपी वर्ड है उसको हमने कहाँ से उठाया है। ठीक है, डीपीएसपी वर्ड कहाँ से उठाया है? तो एक देखिए, हमारा एक जब अंग्रेजों 1935 एक आया था भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम था 1935 का। ठीक है, उसमें अंग्रेजों को शासन सत्ता चलाने के लिए वो लोग एक लेके आए थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन लेके आए थे। ठीक है, वो लोग क्या लेके आए थे? तो वो लोग लेके आए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि डीपीएसपी को डीपीएस में जिस तरह से सरकार चलाने की विधि है, वो विधि किससे मैच होता है? तो वो होता है भारत सरकार अधिनियम के। अंग्रेजों के समय पे रूल करने के लिए, वो लोग अपने सत्ता को चलाए रखने के लिए वो उनके पास क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। वहां से ही हमने डीपीएसपी को मतलब रूल फॉलो किए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, देखिए हमने इसके बाद क्या आता है, तो जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल आता है? तो डीपीएसपी में आता है अनुच्छेद अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 36 से 51 तक पढ़ने वाले हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी को हमने किस देश से मतलब कॉपी किया है? डीपीएसपी को हमने किस देश से कॉपी किया है? तो हो जाएगा आयरलैंड। ये बहुत आता है क्वेश्चन, आयरलैंड। ठीक है, फिर आता है डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है यानी पार्ट में है? तो डीपीएसपी संविधान के भाग फोर्थ में आता है। ठीक है, भाग फोर्थ में आता है डीपीएसपी, और इसे आयरलैंड से कॉपी किया। देखिए एक बार फिर से कर देता हूँ कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी की जो विधियां हैं उसको हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक उन लोगों को गवर्नमेंट चलाने के लिए उसके पास क्या था? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, उस पर आधारित ही हम लोगों ने यहाँ पे डीपीएसपी बनाए हैं बाद में हमारे संविधान में। ठीक है, डीपीएसपी मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम। तो हो गया। अब डीपीएसपी हमारे संविधान के किस भाग में है? तो भाग फोर्थ में है। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल किस आर्टिकल में है? 36 से 51 में। हमने किस देश से कॉपी किया है डीपीएसपी को? तो हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने डीपीएसपी को कॉपी किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ेंगे डीपीएसपी के।
तो वो आर्टिकल क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है, देखिए मैं कुछ महत्वपूर्ण, देखिए सभी आर्टिकल जो होते हैं, तो जैसे आर्टिकल 1 से लेकर 395 है, तो वो सभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, कुछ कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो पूछे जाते हैं, तो हम लोग कम समय में और सटीक चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल, आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 में क्या लिखा है, तो आर्टिकल 37 में लिखा है, आर्टिकल 37 में लिखा है डीपीएसपी परिवर्तनीय है, डीपीएसपी डीपीएसपी परिवर्तनीय है। तो परिवर्तनीय मतलब क्या होता है, परिवर्तनीय शब्द का मतलब क्या होता है, परिवर्तनीय शब्द का मतलब ये होता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स के छेड़छाड़ पर हम कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के तहत, लेकिन अगर डीपीएसपी की छेड़छाड़ होती है तो इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो इसे कहते हैं क्या कहते हैं, परिवर्तनीय, ठीक है। तो डीपीएसपी की छेड़छाड़ पर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो यही लिखा है आर्टिकल 37 में। इसके बाद आता है आर्टिकल, इसके बाद क्या आता है आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 में क्या लिखा है, आर्टिकल 38 में लिखा है कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य आर्टिकल 38 में लिखा है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 में क्या लिखा है, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार। देखिए ये भी बहुत क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखा जाता है, अभी सीएचएसएल के एग्जाम में भी आया था कि राइट टू वर्क मतलब होता है काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान में काम करने का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 39, 39 में क्या दिया गया, राइट टू वर्क। इसके बाद देखिए एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, इसके तहत एक नए आर्टिकल को जोड़ा गया था, आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 39 में ए में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 39 ए में दिया गया है, आर्टिकल 39 के आधार पर दिया गया है निशुल्क विधिक निशुल्क, ठीक है, निशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, निशुल्क विधिक सहायता अगर पूछे निशुल्क विधिक सहायता किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 39 ए में दिया गया है, ठीक है, इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाता है आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 तो याद रखिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह क्या करता है, तो आर्टिकल 40 में करता है पंचायत, पंचायत की स्थापना, पंचायत की स्थापना, ठीक है, पंचायत की स्थापना किस आर्टिकल, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में देखा जाता है कि पंचायती राज किस आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। फिर आता है पंचायत की स्थापना, ठीक है, पंचायती राज की स्थापना या नहीं, पंचायत की स्थापना किस आर्टिकल में दिया गया है, तो पंचायत की स्थापना डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में दिया गया है, ठीक है। और अगर भाग पूछे तो इसका भाग आता है, भाग 9 में आता है पंचायती राज, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 40 हो गया, आर्टिकल 41 में क्या है, देखिए आर्टिकल 41 जो है, आर्टिकल 41 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 41 में दिया गया है अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति कोई बीमारी से या गरीबी से या बुढ़ापे से पीड़ित है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उनको काम, राज्य सरकार उन्हें काम प्रोवाइड करे, ये ऐसा कुछ किसमें लिखा है, तो आर्टिकल 41 में लिखा है। तो आर्टिकल 41 में क्या लिखा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो मतलब गरीबी से, बीमारी से या बुढ़ापे से जूझ रहा है, उनको काम की रिक्वायरमेंट है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में राज्य सरकार उन्हें काम प्रोवाइड करेगा, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 41 में, ठीक है। तो आप देखिए आर्टिकल 43 में क्या लिखा है, आर्टिकल 43 में क्या लिखा है, आर्टिकल 43 में लिखा है निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी। तो निर्वाह मजदूरी किस आर्टिकल में लिखा है, तो निर्वाह मजदूरी लिखा है आर्टिकल
43 में। इसके बाद देखिए मिटा देते हैं और थोड़ा वापस चलते हैं, 43 तक हो गया है। अब 44 जो है, 44 आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों होता है? क्यों, देखिए आर्टिकल 44 अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान, क्या कहते हैं हिंदी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, देखना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में क्या दिया गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब होता है समान नागरिक, ठीक है, समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक समान, सभी को एक समान मतलब पालन किया जाए, सभी को एक समान ही पावर दिया जाए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो आर्टिकल 44 अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड को सबसे, भारत ऐसे भी पूछा जा सकता है, यह स्टैटिक का क्वेश्चन हो जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा गोवा। और हाल फिलहाल में उत्तराखंड सरकार मतलब लागू कराने के लिए 5 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है। तो ये भी लागू हुआ नहीं है, हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आर्टिकल, ठीक है, इसके आर्टिकल 45 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 45 में दिया गया है जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको सरकार निशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करे, ये सरकार का निजी कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 45 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 45 में ये लिखा गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना यह सरकार का अहम कर्तव्य होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है आर्टिकल आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 मतलब अनुच्छेद 47 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 47 में पोषण से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 47 पोषण से संबंधित है। और आर्टिकल 48 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 48 में देखते हैं, आर्टिकल 48 में है जैसे दुधारू जानवर, दुधारू जो जानवर है, दुधारू जानवर है जैसे आप मान लीजिए गाय, भैंस या अन्य बछड़े हो गए, ऐसे जानवर जो दूध देते हैं उनकी जो हत्या होती है, काउ स्लॉटर। ठीक है, मतलब दूध देने वाले जानवरों की जो हत्या की जाती है, जो जहाँ पे काटी जाती है, कसाई खाना हो जो हो, इस पर रोक लगाना। ठीक है, यह कौन आर्टिकल में दिया गया है? यह आर्टिकल में दिया गया आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में ये दिया गया है जो दुधारू जानवर हैं उनकी हत्या, जैसे हो गया गाय, भैंस, बछड़े आदि इत्यादि ऐसे जानवरों की हत्या जो दूध देती है हमें, ऐसे जानवरों की हत्या करने पर रोक लगाना, ये राज्य सरकार इस पर रोक लगाए, या किस अनुच्छेद में दिया गया? आर्टिकल 48 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 49 देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि राज्य का कर्तव्य है कि राज्य अपने स्मारकों, स्मारकों, ठीक है, स्मारकों हो गए, फिर हो जाएगा राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक तथा राष्ट्रीय स्थलों की संरक्षण करें। ठीक है, देखिए जैसे कैसे ये क्या होता है कि आर्टिकल 49 जो लिखा गया है, आर्टिकल 49 राज्य सरकार को यह मतलब पावर देता है कि राज्य सरकार जो हो गए, देखिए जैसे स्मारक हो गए, राष्ट्रीय स्मारक जैसे आप कहेंगे कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, फिर राष्ट्रीय स्थलों की संरक्षण करे जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, ऐसे चीजों की राज्य सरकार इनकी सेफ्टी करे, इसको बचाए रखें आगे के लोगों को दिखाने के लिए। देखिए इसमें टूरिज्म का फायदा होता है, इंडियन में जो टूरिज्म है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है, जैसे अगर हम ऐसी चीजों को, स्थलों की संरक्षण करें तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी देख सकेंगी कि ताजमहल कैसा होता है, क्यों होता है। तो इस पुराने चीज स्मारकों को बचाए रखने के लिए राज्य सरकार को यह पावर देता है आर्टिकल 49
कि राष्ट्रीय स्मारकों तथा राष्ट्रीय स्थलों की संरक्षण करे। ठीक है, इसके बाद देखिए आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों होता है? आर्टिकल 50 में यह दिया गया है कि कार्य एग्जीक्यूटिव को मतलब जुडिशरी से पृथक करना। ठीक है, जुडिशरी मतलब क्या होता है? देखिए आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 में क्या दिया गया? आर्टिकल 50 में दिया गया है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। ठीक है, तो आर्टिकल 50 में क्या दिया गया है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। ठीक है, तो अगर पेपर में आ जाए कि ऐसे भारतीय संविधान के कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाता है, तो हो जाएगा आर्टिकल 50। अब आता है आर्टिकल 51 क्या हो जाता है? तो आर्टिकल 51 देखिए आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों होता है? जो आर्टिकल 51 है, अनुच्छेद 51 है, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 में क्या दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये भी दिया गया है किस अनुच्छेद में? तो ये भी दिया गया है आपके आर्टिकल 51 में। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो वो क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। हमने इसको किस देश से बोरो किया है? तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने बोरो किया है। किस भाग में आता है? किस भाग में आता है? तो वो हो जाएगा 4th में आता है। किस आर्टिकल में आता है? तो वो हो जाएगा 36 से 51 के बीच में आता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, मतलब हम डीपीएसपी के छेड़छाड़ पर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो आर्टिकल 37 में लिखा गया है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है? इसके बाद दिया गया है कि आर्टिकल 37 में दिया गया। अब आर्टिकल 38 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 38 में दिया गया है लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, तो आर्टिकल 38 में दिया गया है लोक कल्याणकारी राज्य। फिर दिया गया है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में क्या दिया गया है? राइट टू वर्क, मतलब काम करने का अधिकार। काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 39 में दिया गया है। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन, जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 1976 में, इसके तहत डीपीएसपी में मतलब एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है और आर्टिकल 39 को मतलब एक्सपेंड किया गया है, मतलब उसको आगे बढ़ाया गया है और उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 39A। उसमें क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का गठन करवाता है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन कराता है। आर्टिकल 40 हो गया ग्राम पंचायत का गठन कराता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आर्टिकल 41 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 41 में यह दिया गया है कि आर्टिकल 41 में यह दिया गया है कि राज्य सरकार ऐसे लोगों की सहायता करे जो मतलब बीमार हो या बुढ़ापे से जूझ रहा हो या उसकी गरीबी से जूझ रहा हो, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो राज्य सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है कि ऐसे लोगों की मदद करे, उन्हें काम प्रोवाइड करे। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 टिक लगा रख दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 44 क्या है? आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता मतलब होता है समान, सभी को समान कानून। ठीक है, तो यह किस राज्य में सबसे पहले मतलब पारित किया गया है? तो भारत में सबसे पहला राज्य हो जाएगा गोवा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित करने वाला। फिर दूसरा, उत्तराखंड सरकार अभी कमेटी बना रही है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 45 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 45 में दिया गया है 6 वर्षों से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना, यह राज्य सरकार का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 47 में क्या दिया गया? पोषण से संबंधित है। आर्टिकल 47 पोषण से संबंधित है। आर्टिकल 48 में क्या दिया गया है? काउ स्लॉटर। काउ स्लॉटर से मतलब है कि जो ऐसे जानवर हैं जो दूध देते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया या बछड़े, ऐसे जानवरों की जो हत्या की जाती है उस पर रोक लगाना राज्य सरकार का प्रथम अहम कर्तव्य बन जाता है। फिर आता है आर्टिकल 50 में क्या लिखा रहता है? आर्टिकल 50 में लिखा जाता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना। ठीक है, मतलब हो गया राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 51 में दिया गया है अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो आर्टिकल 51 में लिखा गया है। तो आज हमने डीपीएसपी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम कल पढ़ेंगे क्या? तो आर्टिकल 51A। ठीक है,
जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे कल, ठीक है? आज का सेशन फिर यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा और हर शाम 6:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी लोग जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद और इस चैनल के साथ हर शाम 6:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। जय हिंद! मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।